प्यारे बच्चों, क्लास 12th का एग्ज़ाम 14 मार्च से शुरू होने वाला है और विभिन्न विषय के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को संग्रह करके कोडरमा डीसी ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। जैक के द्वारा हर विषय का एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जबकि कोडरमा डीसी के द्वारा 3 मॉडल प्रश्न पत्र बनाए गए हैं और उसी का सलूशन हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अपने परिवार DRGP 82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार का सदस्य बन जाए। साथ ही DRGP 82 मेरे साइट का भी नाम है, तो इसको आप जाके क्रोम ब्राउज़र में अगर सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे विषय के नोट्स, मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली जितना भी विषय में है आपको वहाँ उपलब्ध मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप नोट्स को PDF फॉर्म में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? तो लेफ्ट विच के शब्दों में x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS/XY, सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम लोग शॉर्टकट में MRS/XY भी बोलेंगे। वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर है। कहने का मतलब है कि आप इधर y वस्तु है और इधर x वस्तु है। अब जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, y में आप कमी कर रहे हैं, तभी आप इधर x में वृद्धि कर रहे हैं। तो जितना y का आप त्याग करेंगे x में वृद्धि करने के लिए, वही आपका सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। तो किसी दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। अगला है, FAD खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अमर्त्य सेन ने किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र में मिला है। उपभोग वस्तु को परिभाषित करें। तो उपभोग वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में माना जाता है जो अंतिम उपभोग के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कहने मतलब है गेहूं के बाद आटा के बाद रोटी बनता है, तो अंतिम उपभोग के लिए क्या बना है? रोटी। तो यही आपका रोटी क्या हुआ? उपभोग वस्तु हुआ। छठा है, हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो एक हस्तांतरण भुगतान एक मौद्रिक भुगतान है जिसके लिए कोई सामान या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। सातवां है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? तो आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। मतलब MPC बराबर होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y। तो हम लोग इसका परिभाषा इस तरह भी कह सकते हैं, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, तो y में मतलब y हो गया आपका आय, c हो गया उपभोग। तो कहेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, 8वां क्वेश्चन है, गिफिन विरोधाभास क्या है? तो गिफिन वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती नहीं है तथा जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता है। मतलब इसका कीमत अगर बढ़ रहा है तो इसका मांग भी बढ़ेगा, कीमत घटने से इसका मांग भी घटने लगेगा। तो इस तरह का गिफिन वस्तु होता है जिसको हम लोग घटिया वस्तु भी कहते हैं। यह वस्तुएं जीवन की अनिवार्य वस्तु होती है, जैसे गेहूँ, चावल, चना इत्यादि। कुछ दशाएं ऐसी होती है जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात कीमत के गिरने से वस्तु की मांग की मात्रा नहीं बढ़ती तथा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। इस दशाओं को मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या रॉबर्ट गिफिन ने की थी। इसका नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है, मतलब गिफिन विरोधाभास।
गिफेन विरोधाभास एक तरह से कह सकते हैं कि मूल्य घटने से मांग बढ़ता है और मूल्य बढ़ने से मांग घटता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं में इसका उल्टा होता है कि मूल्य अगर घट गया तो उसका मांग भी घट जाएगा, तो इसको हम लोग गिफेन विरोधाभास कह सकते हैं। अगला है कॉफ़ी के मूल्य में कमी का चाय की मांग पर क्या प्रभाव होगा। तो कॉफ़ी और जो चाय है वो क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है। तो यदि कॉफ़ी का मूल्य में कमी होगा तो चाय का मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम लोग इसको किताबी भाषा में देखते हैं, यदि कॉफ़ी की कीमत कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रतिस्थापन करना चाहेगा, अतः चाय की मांग घट जाएगी और मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इधर है आपका चाय का मात्रा है, यहाँ पर चाय का मांग कितना था, OT1, और जब कॉफ़ी का मूल्य जब घट जाएगा तो चाय का वक्र जो है वो अपना बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, जो D2 के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब है कि चाय का मांग क्या हो गया, घट गया, OT1 से घटकर OT2 हो गया। अगला है निम्न तालिका को पूरा करें। तो उत्पादन की इकाई दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, आपको औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, इसमें क्या है, कुल लागत यहाँ दिया हुआ है। अब हमको औसत लागत निकालना है, तो औसत लागत का जो फॉर्मूला होता है कि कुल लागत को उत्पादन की इकाई से अगर हम भागा दे देंगे तो वो हो जाएगा मेरा औसत लागत। कहने मतलब है इसको इसमें भागा देना है, तो 20/1 कितना हो जाएगा, 20। 2 को 38 में भागा दे देंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 3 को 50 में भागा देंगे तो 16.66 हो जाएगा। 4 को 60 में भागा देंगे तो इस तरह हम लोग AC निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है सीमांत लागत MC। तो MC का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN-1। कहने मतलब है कि जिस परसेंट उत्पादन का निकाल रहे हैं वो TCN कहलाएगा, माने कुल उत्पादन, और उसका एक पहले वाला TCN-1 कहलाएगा। तो यहाँ पर पहला इकाई खाली छोड़ेंगे, दूसरा इकाई का जब हम निकालेंगे तो TCN मेरा 38 कहलाएगा और TCN-1 20 कहलाएगा। तो 38 में 20 को घटा देंगे तो 18, 50 में 38 को घटा देंगे तो 12, 60 में 50 को घटा देंगे 10, 72 में 60 को घटा दीजिएगा 12 और 85 में 72 को घटा दीजिएगा 13। तो इस तरह मेरा सीमांत लागत निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत बचत की प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति को देख लेते हैं कि आय में होने वाले परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन मतलब डेल्टा सी के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS कहते हैं। तो ये MPS का फॉर्मूला है, मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति का डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम लोग परिभाषा को याद कर सकते हैं कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा S जो है बचत की परिवर्तन है और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को है। फिर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। अब कहने मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया में हम 3 रुपया का खा गए, तो 3 रुपया क्या हुआ, उपभोग पर खर्चा किए, तो ये उपभोग हो जाएगा, और 7 रुपया जो बच गया वो बचत हो जाएगा, S हो जाएगा। अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के संबंध को निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। MPC का ये फॉर्मूला है, यहाँ भी बता दिए, और MPS का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर बैठा दिए। अब हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा S होता है। ये किस आधार पर होगा, तो y बराबर C प्लस S के आधार पर हम लोग ये फॉर्मूला को निकाले हैं। यहाँ पर डेल्टा C जो है उसका हम लोग मान लिखेंगे, डेल्टा वाई जो है उसके जगह लिखेंगे MPC प्लस MPS बराबर डेल्टा C के जगह लिखेंगे डेल्टा C बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S के जगह लिखेंगे डेल्टा S बटा डेल्टा वाई बराबर, यहाँ पर दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो इस तरह बनेगा। अब डेल्टा C प्लस डेल्टा S कितना है मेरा, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ डेल्टा C प्लस डेल्टा S बराबर है Y,
तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई लिख देंगे, और नीचे डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई कट के कितना बच गया, 1। तो इसलिए हो गया एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर इतना हो गया 1। अब एम पी सी का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एम पी एस। मतलब एम पी सी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एम पी एस और एम पी एस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एम पी सी। तो यही दोनों में संबंध है। तो समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है। एम पी सी तथा एम पी एस के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के दो मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है अविस्फीति अंतराल क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अविस्फीति अंतराल कहा जाता है। अविस्फीति अंतराल को पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक वांछित समग्र मांग तथा अपूर्ण रोजगार से संबंधित आयोजित समग्र मांग के अंतर द्वारा मापा जाता है। अविस्फीति अंतराल बराबर हो जाएगा ADF माइनस ADU, जहाँ पर ADF जो है पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग है और ADU जो है अपूर्ण रोजगार से संबंधित समग्र मांग है। इसको हम लोग इस चित्र में भी दिखा सकते हैं। इस चित्र में क्या है, G के जो है ये आपका अविस्फीति अंतराल को बता रहा है। चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। इस चित्र में बता रहा है कि चित्र द्वारा न्यून मांग एवं अविस्फीति अंतराल की स्थिति ज्ञात होती है। न्यून मांग क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर है यहाँ पर, और आपका क्या होगा, मांग होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पर इस चित्र में आय तथा रोजगार के स्तर को OX अक्ष पर तथा समग्र मांग को OY अक्ष पर दिखाया गया है। इधर लिया गया है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर लिया गया है समग्र मांग को। AS समग्र पूर्ति वक्र है तथा ADF और ADU समग्र मांग वक्र है। इस चित्र में पूर्ण रोजगार स्तर पर आवश्यक मांग के स्तर को ADF रेखा द्वारा दिखाया गया है। संतुलन के इस स्तर पर G बिंदु पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बराबर है एवं OX अक्ष से ज्ञात होता है कि OM द्वारा श्रम का पूर्ण रोजगार प्रकट हो रहा है। ADU वक्र अर्थव्यवस्था में निम्न मांग को प्रकट करती है। यहाँ पर जो ADU है ये क्या करती है, अर्थव्यवस्था में निम्न मांग को प्रकट करती है। यहाँ लिखा हुआ भी है। ADF और ADU के अंतर को GK के द्वारा न्यून मांग या अविस्फीति अंतराल ज्ञात होता है। न्यून मांग बराबर अविस्फीति अंतराल बराबर ADF माइनस ADU बराबर GK। कहने मतलब है कि GM में KM को घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, GK मिलेगा। ये मेरा अविस्फीति अंतराल को ही बताता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुद्रा पूर्ति क्या है, इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख करें। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। किसी भी समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का स्टॉक ही मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। 23 जून 1998 में डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतों M1, M2, M3, M4 की सिफारिश की। मतलब ये जो घटक पूछ रहा है वो घटक क्या है, तो M1, M2, M3, M4 है। M1 क्या है, तो M1 है जनता के पास करेंसी, नोट तथा सिक्के प्लस बैंकों की मांग जमाएं, जिसमें चालू और बचत खाते की प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ये आपका M1 है। M1 मतलब है कि आम आदमी के पास जो पैसा रहता है नोट के रूप में, सिक्का के रूप में, करेंसी के रूप में 100, प्लस वो या बैंक में जमा करके रखा हुआ है चालू खाता में या बचत खाता में 100, और रिजर्व बैंक के पास जो जमा रहेगा बैंक का पैसा, सबको जोड़ देंगे वो M1 कहलाएगा। M2 जो है वो M1 में जोड़ देंगे हम डाकघरों की बचत बैंक जमाए को, तो वो M2 बन जाएगा। और M3 क्या है, तो बैंकों की सावधि जमाएं, मतलब बैंक में जो हम पैसा फिक्स करते हैं उसको यदि M1 में जोड़ देंगे तो वो M3 बन जाएगा। और M4 जो है वो M3 में डाकघर की कुल जमाएं के जोड़ देंगे M3 में तो वो M4 बन जाएगा।
तो मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है। मुद्रा की पूर्ति के दो निर्धारक तत्व हैं, व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि तथा लोगों द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा। तो इसलिए M हो गया मुद्रा की पूर्ति बराबर डी मतलब हो गया व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि और सी हो गया लोगों द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा। तो M बराबर D प्लस सी, ये पहला फॉर्मूला बना। अब है शक्तिशाली मुद्रा तीन तत्वों से निर्धारित होती है। पहला, लोगों द्वारा नगद मुद्रा की मांग, जिसको हम लोग सी कहेंगे। बैंकों द्वारा रिजर्व अनुपात की मांग, जिसको हम लोग आर कहेंगे। एवं बैंकों द्वारा अतिरिक्त रिजर्व की मांग, जिसको हम लोग ER कहेंगे। इसलिए H हो गया आपका शक्तिशाली मुद्रा। तो H बराबर सी प्लस RR प्लस ER हो जाएगा। ये समीकरण 2 होगा। दोनों समीकरण को आपस में भागा लगा देंगे तो हो जाएगा M/H और इधर D प्लस C प्लस RR प्लस ER कर देंगे। अब ऊपर नीचे सभी में क्या करेंगे, D से भाग लगा देंगे, मतलब D बटा इधर वाला छोड़ देंगे और दाहिनी ओर अंश और हर में, मतलब ऊपर D प्लस C में और नीचे D से भाग लगा देंगे। तो D बटा D हो गया प्लस C बटा D हो जाएगा। सब में नीचे D लगा देंगे। यहाँ से ये जो D है ये कट गया आपका, तो कट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखें 1 बचा, फिर CD बचा और बाकी जस का तस उतार देंगे। अब यदि D से C में भागा लगाएंगे तो कुछ तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, CR बन जाएगा। यहाँ पर CRD क्या हो जाएगा, CR बन जाएगा। RRD क्या हो जाएगा, RR छोटा r बन जाएगा। इस तरह हम लोग लिखेंगे और ER बटा D को हम लोग लिखेंगे ER छोटा r। तो यहाँ हम लोग इसको इस तरह संकेत रूप में दिखा सकते हैं। यदि हम C बटा D को CR लिखेंगे, RR बटा D को RR छोटा r लिखेंगे तथा ER बटा D को ER छोटा r से प्रतिस्थापित कर दे तो सूत्र निम्न प्रकार होगा। क्या होगा सूत्र, M बराबर 1 का 1, C बटा D को क्या लिखेंगे, CR, फिर यहाँ CR, इसको RR लिख देंगे, ERD बटा को ER लिखेंगे और ये जो H है यहाँ तिरछा गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका मुद्रा पूर्ति मतलब शक्तिशाली मुद्रा पूर्ति का फॉर्मूला निकला। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष कर मतलब जिस पे टैक्स लगाया गया वही टैक्स का अगर भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा, और जिस पर सरकार टैक्स लगाया है, जैसे सामान जो बना रहा है उस पर सरकार टैक्स लगाया, वो क्या किया, ग्राहक पर टैक्स को टाल दिया, मतलब जो वो सामान को खरीदेगा वो टैक्स देगा, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अब यहाँ पर अंतर का मुख्य कारण अंतिम भार। तो प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार के कर का भुगतान करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है किंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है, मतलब वो दूसरे पर टाल सकता है। दूसरा है कर का टालना। तो प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। तीसरा है प्रगतिशीलता। तो प्रत्यक्ष कर साधारणतः प्रगतिशील होते हैं, इनका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर साधारणतया प्रतिगामी होते हैं, जिसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर धनी व्यक्तियों की तुलना में अधिक पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में 15 से 19 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।